Good morning, students. Myself Manish Arya. I am lecturer in Mechanical Engineering Department of Government Polytechnic College, हनुमानगढ़। आप सभी का एम ई 303 थर्मल इंजीनियरिंग एंड हीट ट्रांसफ़र के चैप्टर कंडेंसर की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम हमारे जो सिलेबस में डिफरेंट टॉपिक्स हैं उनको वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। तो वो टॉपिक्स हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंडेंसर। इसमें हम कंडेंसर के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। मेन एलिमेंट ऑफ कंडेंसिंग प्लांट के जो डिफरेंट मेन एलिमेंट हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ कंडेंसर है, जिसके अंदर हम जेट कंडेंसर और सरफेस कंडेंसर के बारे में डिस्कशन करेंगे। और फिर जेट कंडेंसर एंड सरफेस कंडेंसर के अंदर जो सब क्लासिफिकेशन है उसको वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा एयर लीकेज के क्या कंडेंसर में जो एयर लीकेज होती है उसके क्या क्या डिफरेंट सोर्स हैं और उस एयर लीकेज का कंडेंसर की परफॉर्मेंस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है उसको डिस्कशन करेंगे। और लास्ट टॉपिक रहेगा कंडेंसर एफिशिएंसी एंड वैक्यूम एफिशिएंसी। अब हम देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ कंडेंसर। तो कंडेंसर होता क्या है? कंडेंसर एक डिवाइस है जिसके अंदर स्टीम कंडेंस होती है किसमें? वाटर में, एट ए प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेयर प्रेशर। जो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है वो प्रेशर है जो एटमॉस्फेयर प्रेशर से कम प्रेशर के ऊपर आपका कंडेंसेशन प्रोसेस होगा। कंडेंसेशन कैन बी डन बाय रिमूविंग हीट फ्रॉम एग्जॉस्ट स्टीम। एग्जॉस्ट स्टीम से जो हीट रिमूव की जाती है वो कौन अब्जॉर्व करता है? वो सर्कुलेटिंग कूलिंग वाटर अब्जॉर्व करता है। तो कंडेंसेशन प्रोसेस के अंदर एग्जॉस्ट स्टीम के द्वारा जो हीट रिमूव की जाती है वो हीट सर्कुलेटिंग कूलिंग वाटर द्वारा अब्जॉर्व की जाती है। ड्यूरिंग कंडेंसेशन द वर्किंग सब्सटेंस चेंजेस इट्स फेस फ्रॉम वेपर टू लिक्विड। कंडेंसेशन के दौरान जो सब वर्किंग सब्सटेंस है वो अपनी फेस चेंज करता है। कौन सी फेस से? वेपर फेस से लिक्विड फेस में वो चेंज होता है और लेटेंट हीट को रिजेक्ट करता है। द एग्जॉस्ट प्रेशर इन द कंडेंसर इज मेंटेन नियरली 7 to 8 किलो पास्कल। जो कंडेंसर के अंदर एग्जॉस्ट प्रेशर है वो नियरली 7 to 8 किलो पास्कल होता है, विच कॉरस्पॉन्ड्स टू कंडेंसेट टेम्परेचर ऑफ नियरली 313 केल्विन। उस 7 to 8 किलो पास्कल के कॉरस्पॉन्डिंग जो कंडेंसेट टेम्परेचर होता है वो होता है 313 केल्विन। ये जो 7 से 8 किलो पास्कल आपका प्रेशर है ये एटमॉस्फेयर प्रेशर से कम है। अब हम देखते हैं कंडेंसेशन का प्रिंसिपल क्या होता है। इन ऑर्डर टू अटेन मैक्सिमम वर्क अकॉर्डिंग टू कार्नोट प्रिंसिपल। कार्नोट प्रिंसिपल के हिसाब से यदि आपको किसी भी साइकिल से मैक्सिमम वर्क अटेन करना है तो क्या करना पड़ेगा? जो हीट है वो मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर पर सप्लाई करनी होगी और जो हीट का रिजेक्शन है वो मिनिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर पे करना होगा। तो इसमें हम देखो आपको दो प्रोसेस दिख रहे हैं। एक प्रोसेस है 4 to 5 जो कि एटमॉस्फेयर प्रेशर से ऊपर का है। दूसरा प्रोसेस है 6 to 7 जो कि एटमॉस्फेयर प्रेशर से नीचे का है। जो 4 to 5 प्रोसेस है वो नॉन कंडेंसिंग प्रोसेस है और जो 6 to 7 प्रोसेस है वो कंडेंसिंग प्रोसेस है। तो जो स्टीम है, स्टीम टरबाइन से जो स्टीम एग्जॉस्ट होती है एटमॉस्फेयर में वो इस प्रकार एग्जॉस्ट होनी चाहिए ताकि जो बैक प्रेशर है या कंडेंसर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे का हो। अब आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं यदि हम कंडेंसर का यूज़ नहीं करते तो क्या होता? वो स्टीम डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट हो जाती और प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता। और यदि हम कंडेंसर का यूज़ करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे उसका कंडेंसेशन कराए तो प्रोसेस 6 to 7 फॉलो होता। अब हम ये देखते हैं कि ये प्रेशर कैसे रिड्यूस हो जाता है। जब स्टीम किसी भी क्लोज्ड वेसल में कंडेंस होती है तो वेपर फेस से लिक्विड फेस में उस वर्किंग सब्सटेंस है वो वेपर फेस से लिक्विड फेस में चेंज होता है। तो होता क्या है कि जो वेपर का जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वो तो ज़्यादा होता है और लिक्विड का स्पेसिफिक वॉल्यूम कम होता है। तो इस दौरान कंडेंसेशन के दौरान स्पेसिफिक वॉल्यूम 1000 गुना कम हो जाता है क्योंकि वेपर का जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो ज़्यादा है, लिक्विड का स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो कम है। इससे कंडेंसेशन से आपका जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो 1000 गुना कम हो जाता है। ड्यू टू चेंज इन स्पेसिफिक वॉल्यूम, इस स्पेसिफिक वॉल्यूम के चेंज के कारण एब्सोल्यूट प्रेशर जो कंडेंसर में है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी नीचे चला जाता है और हाई वैक्यूम क्रिएट होता है। दिस मिनिमम प्रेशर दैट कैन बी अटेन्ड डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ कंडेंसेट एंड एयर प्रेजेंट इन द कंडेंसर। जो ये मिनिमम प्रेशर है वो कितना अटेन होगा ये बात ये जो प्रेशर है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि
कंडेंसेट जो कंडेंस होने वाली स्टीम है और जो एयर है कंडेंसर में उसका क्या टेम्परेचर उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब हम देखते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है। एब्सोल्यूट प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वैक्यूम गेज इन द कंडेंसर प्रेशर। देखिए ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जिसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये आपका ये जो लाइन है वापस बताता हूँ मैं, ये आपकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन है और यहाँ पर ये इतना वैक्यूम गेज है और एब्सोल्यूट प्रेशर हमको यदि फाइंड आउट करना है तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये आपका वैक्यूम गेज प्रेशर, तो इन दोनों का जो अंतर आएगा वो आएगा एब्सोल्यूट प्रेशर। ए कंडेंसर वेयर द एग्जॉस्ट स्टीम फ्रॉम टर्बाइन इज कंडेंस्ड ऑपरेट एट ए प्रेशर लोअर देन द एटमॉस्फेयर, ये हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं कि किसी भी स्टीम प्लांट में कंडेंसर के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। देयर आर टू ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग ए कंडेंसर इन स्टीम प्लांट। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रिड्यूस द टर्बाइन एग्जॉस्ट प्रेशर सो एज टू इंक्रीज द स्पेसिफिक आउटपुट ऑफ द टर्बाइन एंड हैंस इंक्रीज द प्लांट एफिशिएंसी एंड डिक्रीज द स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन। यहाँ पर देखिए टू रिड्यूस द टर्बाइन एग्जॉस्ट प्रेशर, यदि हम प्रोसेस 1 to 3 फॉलो करें और स्टीम को डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट कर दें तो प्रेशर होगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और यदि हम कंडेंसर की हेल्प से कंडेंसेशन प्रोसेस कराएं तो हम प्रोसेस फॉलो करेंगे 1 to 2 और यहाँ पर प्रेशर है 0.074 बार, जो मैंने आपको पहले बताया था 7 किलो पास्कल, वो यदि बार में कन्वर्ट करेंगे तो 0.074 बार ही होगा। अब यदि हमने कंडेंसर का यूज़ किया तो हम उससे क्या होगा, देखो ये स्टीम प्लांट के अंदर जो ये टीएस साइकिल है इसके अंदर जो ये 1 to 3 प्रोसेस है ये वर्क आउटपुट को शो करता है। तो यदि हमने कंडेंसर की हेल्प से कंडेंसेशन प्रोसेस करवाया और प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे मेंटेन कर लिया, उससे हमें स्पेसिफिक आउटपुट जो है टरबाइन का वो बढ़ जाएगा और प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। उसके साथ ही जो स्टीम का कंजम्पशन होता है स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन वो भी डिक्रीज हो जाएगा। द यूज ऑफ द कंडेंसर इंक्रीज द स्पेसिफिक वर्क आउटपुट ऑफ द टरबाइन फ्रॉम H1 माइनस H3 टू H1 माइनस H2। पहले जो वर्क आउटपुट था वो था H1 से H1 माइनस H3। जैसे ही हमने कंडेंसेशन प्रोसेस कंडेंसर के अंदर कंडेंसेशन प्रोसेस कराया एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बिलो, तो हमारा जो वर्क आउटपुट है वो स्पेसिफिक वर्क आउटपुट वो H1 माइनस H2 हो गया, वो बढ़ गया। प्रेशर ऑफ द कंडेंसर कैन नॉट लोअर देन द सैचुरेशन प्रेशर कॉरस्पॉन्डिंग टू टेम्परेचर ऑफ कूलिंग मीडियम। अब कोई कहेगा कि यदि हम इस प्रेशर को और नीचे कर दें, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कूलिंग मीडियम जो कूलिंग वाटर है उसका टेम्परेचर कितना है। तो कंडेंसर में हम प्रेशर उतना ही लोअर कर सकते हैं जितना कूलिंग वाटर का जो टेम्परेचर है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सैचुरेशन प्रेशर है उससे नीचे हम कंडेंसर का प्रेशर नहीं कम कर सकते। इफ द सर्कुलेटिंग कूलिंग वाटर टेम्परेचर इन कंडेंसर इज लो इनफ से 30 डिग्री सी, इट क्रिएट ए लो बैक प्रेशर वैक्यूम फॉर द टर्बाइन। यदि मान लीजिए सर्कुलेटिंग कूलिंग वाटर का टेम्परेचर कंडेंसर के अंदर 30 डिग्री सी है, तो इस 30 डिग्री सी के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ कंडेंसर का प्रेशर होगा जिसको हम बैक प्रेशर वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं टर्बाइन के लिए। दिस प्रेशर इज इक्वल टू द सैचुरेशन प्रेशर। ये जो प्रेशर होगा ये सैचुरेशन प्रेशर के बराबर होगा और इस सैचुरेशन प्रेशर के कॉरस्पॉन्डिंग स्टीम जो कंडेंस होगी वो स्टीम कंडेंसिंग स्टीम टेम्परेचर होगा। मान लीजिए आपका इस 30 डिग्री के ऊपर जो प्रेशर हुआ वो 0.074 बार हुआ, उस सैचुरेशन प्रेशर के कॉरस्पॉन्डिंग ही आपका स्टीम का कंडेंसिंग टेम्परेचर होगा जो कि 40 डिग्री सी होगा। तो कहने का ये मतलब है कि जो स्टीम का कंडेंसिंग टेम्परेचर है वो कूलिंग वाटर टेम्परेचर के फंक्शन होता है, मतलब वो कंडेंसिंग स्टीम टेम्परेचर कूलिंग वाटर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। 30 डिग्री सी कूलिंग वाटर का टेम्परेचर था, उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसको सैचुरेशन प्रेशर था, उस सैचुरेशन प्रेशर के कॉरस्पॉन्डिंग स्टीम कंडेंसेशन करेगी। अब देखिए मान लीजिए ये आपका 30 डिग्री
यहाँ पर स्टीम का कंडेंसेशन हो रहा था, स्टीम का टेम्परेचर हाई था, यहाँ पर धीरे धीरे 30 डिग्री सी के ऊपर वाटर ने एंटर किया और एंटर करके वाटर हीट को ऑब्जर्व करता है। तो एक प्रेशर के कॉरस्पॉन्डिंग स्टीम कंडेंसेशन होगी और वो कंडेंसेशन टेम्परेचर जो होगा वो कूलिंग वाटर टेम्परेचर का फंक्शन होगा। इट इज़ नोन दैट द एंथैल्पी ड्रॉप और टर्बाइन वर्क पर यूनिट pressure drop is much greater at low pressure and then at the high pressure end of a turbine। यदि हम लो एंड प्रेशर पे बात करें तो जो एंथैल्पी ड्रॉप है या टर्बाइन वर्क पर यूनिट प्रेशर ड्रॉप है वो ज़्यादा होता है कॉरस्पॉन्डिंग टू हाई प्रेशर एंड की तरफ। और जो दूसरा फंक्शन है वो है टू रिकवर हाई क्वालिटी फीड वाटर इन द फॉर्म ऑफ कंडेंसेट। हाई क्वालिटी फीड वाटर को हम रिकवर करते हैं जो कि हम वापस स्टीम जनरेटर में भेज देते हैं बिना किसी ट्रीटमेंट के। अब हम ये देखते हैं कि इस कंडेंसर प्रेशर का रैंकाइन एफिशिएंसी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे ही हमने कंडेंसर प्रेशर को रिड्यूस किया तो जो टीएस डायग्राम साइकिल का जो एरिया है वो बढ़ गया। इंक्रीज द एरिया एनक्लोज बाय द साइकिल ऑन टीएस डायग्राम के ऊपर जो साइकिल है उसके द्वारा जो एरिया है वो बढ़ गया, जिससे नेट वर्क आउटपुट भी बढ़ गया। पहले जो प्रोसेस फॉलो होता वो ये होता 4:1, अब जो प्रोसेस फॉलो होगा वो 4:1 होगा। तो टीएस डायग्राम के ऊपर जो वर्क एरिया है वो बढ़ गया, इसके कारण थर्मल एफिशिएंसी ऑफ साइकिल बढ़ गई। लोअरिंग द बैक प्रेशर कोज एन इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट ऑफ स्टीम लीविंग द टर्बाइन। पर इसमें एक प्रॉब्लम भी है। बैक प्रेशर को लोअर करने से स्टीम के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है जो टरबाइन से निकलते वक्त वो मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाता है, और इस मॉइस्चर कंटेंट के बढ़ने से लो प्रेशर स्टेज के अंदर इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट ऑफ स्टीम इन लो प्रेशर स्टेज, उसके कारण एफिशिएंसी भी डिक्रीज होती है और ब्लेड का इरोजन भी होता है जो कि एक सीरियस प्रॉब्लम है, और इससे हमारा वर्क पंप का जो वर्क है वो भी बढ़ जाता है। तो आज हमने कंडेंसर के बेसिक के बारे में समझा, कंडेंसर की नीड क्यों पड़ी इसके बारे में समझा, और हम कल के वीडियो लेक्चर में कंडेंसिंग प्लांट के मेन एलिमेंट को डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।